मैं डॉक्टर आशीष सिंघल, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, आरएमएल इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको लंग कैंसर के विषय में कुछ बताना चाहूँगा। लंग कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है और सबसे इसकी भावी चीज़ है कि एडवांस स्टेज में पता पड़ता है। 3/4 लोग जब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं उनका एडवांस स्टेज में टर्न हो जाता है कैंसर। सिर्फ 1/4 लोगों को ही अर्ली स्टेज में कैंसर का पता पड़ता है, जबकि कारगर इलाज अर्ली स्टेज में ही उपलब्ध है, जिससे कि मरीज की जिंदगी लंबे समय के लिए बचाई जा सकती है। हर 1 मिनट में 3 मरीज इस कैंसर से अपना दम तोड़ देते हैं और हर लाइफ टाइम रिस्क जो है, हर 15 में से 1 बंदे को लंग कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन इतनी खराब है लंग कैंसर की, बट समय के साथ इलाज उपलब्ध हो रहे हैं और इसमें अच्छे निष्कर्ष भी मिल रहे हैं। बट हमें आपको अवेयर करना है कि जल्दी से जल्दी जैसे ही सिम्टम डेवलप हों, आप लोग डॉक्टर की सलाह लें, जिससे कि अर्ली स्टेजेस में पता लगा सकें। लंग कैंसर का दूसरा नाम है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी बोलते हैं इसको। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा नाम कहाँ से आया? क्योंकि ये कैंसर जो है लंग में ब्रोंकस होते हैं, उसके एपिथेलियम से सबसे कॉमनली अराइज होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। अमूमन 90% लोगों को ये कैंसर सिर्फ धूम्रपान करने की वजह से होता है। बाकी बचे हुए कारण सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे गंदा कैंसर और सिर्फ स्मोकिंग की आदत छोड़ने की अगर छोड़ दे आदमी तो 90% तक इसको बचाया जा सकता है। अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि सेकंड, आप नहीं पीते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं, बट आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपके यार दोस्त हैं या कोई ऐसी पब्लिक प्लेस है जहाँ पे धूम्रपान हो रहा है, वो भी जो है आपके कैंसर रिस्क को और एटलीस्ट 15 टाइम्स बढ़ा देता है। तो सेकंड हैंड स्मोक इसको बोला जाता है और सेकंड हैंड स्मोक जो है ये भी डेंजरस होता है। तो आपको अवॉइड करना है कि उस जगह ना जाएं या दूसरे आदमी को भी प्रेरित करें कि आपके साथ है तो कम से कम स्मोक ना करें और खुद के लिए तो स्मोक करे ही ना। तो अमूमन जो है ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारी लैंग्वेज उसको नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर बोला जाता है, स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है। तो दोनों के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग रिस्क फैक्टर्स हैं। आजकल ये कैंसर महिलाओं में भी बहुत बढ़ रहा है, पर सवाल उठता है कि महिलाएं तो स्मोक कम करती हैं, फिर उनमें क्यों कैंसर हो रहा है इतना? तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, एक तो महिलाओं का रुझान स्मोकिंग की तरफ जा रहा है, तो आदमियों में तो ये कैंसर कम होता जा रहा है, बट फीमेल्स में बढ़ता जा रहा है। दूसरा है कि हाउस होल्ड गैस, हाउस होल्ड में महिलाएं जो है बंद कमरे में खाना बन रहा है या कोल का यूज हो रहा है, मतलब कोयले से खाना बना रहे हैं या लकड़ी से खाना बना रहे हैं, ये सब चीज़ भी, जिसको बायोगैस फ्यूल बोला जाता है, बायोमास जिसको वर्ड दिया गया है, तो इससे जो धुआं उठता है ये भी फेफड़े के लिए नुकसानदायक होता है और ये भी कैंसर कॉज करता है। और सबसे कॉमन कैंसर जो है वो लंग कैंसर है। इवन जो है अगरबत्ती जो यूज करते हैं, अगरबत्ती में चारकोल पड़ा होता है, जब वो जलता है उस धुएं में बेंजोपायरिन और तमाम केमिकल निकलते हैं जो कि कार्सिनोजन होते हैं और जो है कैंसर को जन्म देते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि स्मोकिंग की हैबिट छूटनी चाहिए, स्मोकिंग ऐसी जगह पे ना हो, इसलिए सरकार भी बहुत कदम उठा रही है, जैसे कि सिगरेट के पैक पे वार्निंग लिखी होती है कि उसको सचेत करा जाता है कि इससे कैंसर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि घर में जो है रोशनदान ये सब पूरे होने चाहिए, लकड़ी और उसकी यूज़ ऑफ LPG होना चाहिए। सिलेंडर की गैस से जो है ये खतरा कम होता है, वनस्पति की लकड़ी के या कोयले के उस पर खाना बनाया जा रहा हो। तो और बाकी और सारे फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि जो कि डीजल एग्जॉस्ट, बढ़ता हुआ पोल्यूशन एक मुख्य कारण बन रहा है, जो कि लगभग 2 से 3% जो है कैंसर कॉजिंग है लंग कैंसर के लिए। तो डीजल एग्जॉस्ट इसमें खास तौर से, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो कहते हैं कि सॉइल में रेडॉन गैस होती है, उससे भी होता है, एस्बेस्टॉस यूज होता है रबड़ इंडस्ट्री में, बट मुख्यतः कारण जो है वो स्मोकिंग है, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग हो, चाहे पैसिव स्मोकिंग हो, और या फिर जो है घर में किसी और चीज़ की वजह से स्मोक का होना, या और दूसरा मुख्यतः कारण है एयर पॉल्यूशन, जो कि सभी जान रहे हैं कि हर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें कई तरीके के होते हैं, जैसे स्मोकिंग से जो कैंसर होते हैं वो यूजुअली जो है स्क्वामस सेल कैंसर और स्मॉल सेल कैंसर होते हैं, वो जो है स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें ज़्यादा होता है।
और ये मुख्यतः जो है फेफड़े के सेंट्रल वाले हिस्से में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पेरिफेरी, क्योंकि सिगरेट का धुआं जो होता है उसके पार्टिकुलर मैटर जो होते हैं वो बीच वाले एरिया में ज़्यादा रहते हैं और डिस्टल एल्वोलाई जिनको कहते हैं डिस्टल एयर स्पेसेस तक कम जा पाता है वो धुआं। तो मुख्यतः जो सिगरेट वाले कैंसर होते हैं ज़्यादातर बीच वाले एरिया में होते हैं, और फीमेल्स में जो कैंसर होता है यूजुअली पेरिफेरी में होते हैं, जैसे कि जिनको एडिनोकार्सिनोमा बोला जाता है, वो भी नॉन स्मॉल सेल श्रेणी में आते हैं। दोनों का इलाज बताने का पर्पज़ है कि दोनों का इलाज मुख्यतः तौर से अगर अर्ली स्टेजेस में नहीं है तो अलग है, काफ़ी सबकी दवाई अलग है, आगे का ट्रीटमेंट अलग है। हाँ, अगर लंग कैंसर अर्ली स्टेजेस में पता लगा गया तो उसका इलाज अलग है, वो दोनों का सिमिलर रहता है लगभग। मुख्यतः जो लक्षण होते हैं इस कैंसर के, आदमी को मान के चलिए बहुत अर्ली स्टेज है तो हो सकता है कोई सिम्टम ना हो, तो ये कैटेगरी ऑलमोस्ट 10% में कोई सिम्टम होता नहीं है इस कैंसर का, और इंसिडेंटली आप किसी एक्सरे कराने गए और आपको कोई गांठ उसमें नज़र आ गई, उससे पता पड़ता है। बट जिनको सिम्टम्स होता है यूजुअली पहली चीज़ तो सिम्टम्स एडवांस स्टेज में होगा। आपका है कि कभी कभी उसकी लोकेशन ऐसा होता है कि अर्ली स्टेज में भी सिम्टम दे सकता है। तो मुख्यतः सिम्टम है कफ, खांसी में खून आना, ये एक मुख्यतः कारण है। दूसरा है सांस का फूलना, आवाज़ में चेंज होना, ये भी एक उसका लक्षण हो सकता है। भागने की कैपेसिटी या नॉर्मली डेली वर्क में सांस फूल जाना, ये भी उसका लक्षण है। फिर कई बार ये कैंसर दूसरी जगह पर फैल जाता है और लक्षण प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हड्डियों में फैल गया तो हड्डियों में दर्द रहना, कमजोरी रहना, भूख ना लगना, वजन ज़्यादा कम हो जाना। तो ये सब मुख्यतः लक्षण होते हैं इस कैंसर के, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है। कई बार गले की गांठें भी इस कैंसर में आ जाती हैं, बगल में गांठें आ जाती हैं। तो ये सब जो है इस कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगर कैंसर कहीं दूर फैल गया है, लीवर में फैल गया है, तो जॉन्डिस की तरह प्रेजेंट कर सकता है। बट मुख्यतः कारण मुख्य लक्षण जो है अर्ली स्टेज में खांसी का होना और खून का आना और सांस का फूलना, ये तीन जो हैं ये मुख्य लक्षण हैं इस कैंसर के। ये सब क्योंकि हमारे देश में टीबी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो टीबी से आदमी कंफ्यूज होता है और उसके इलाज में लगा रहता है। बट अगर किसी डॉक्टर को सलाह दे रहा है बायोप्सी कराने का या जांच के लिए, तो अग्रिम जांचें जल्दी करानी चाहिए, जिससे कि पता लग जाए ये लक्षण जो है टीबी की वजह से नहीं, कैंसर की वजह से है। तो सबसे ज़्यादा डिले का कारण जो भारत में है लंग कैंसर के इलाज में डिले होने का या लेट स्टेजेस में पता लगने का, तो सबसे बड़ा मुख्यतः कारण है कि उसका कन्फ्यूजन टीबी से होना या खांसी को नज़रअंदाज करना। जो लंबी खांसी है टीबी में भी हो सकती है, बट यूजुअली टीबी में सांस कम फूलेगा। खांसी तो हो सकता है बट सांस अगर फूल रहा है या फिर गिल्टियाँ आ रही हैं गर्दन में या फिर बगल में या कुछ और सिम्टम डेवलप हो रहा है, आवाज़ का बदलना, यह टीबी के लक्षण कम होते हैं, कैंसर में ज़्यादा होता है। या वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीकनेस फील कर रहा है, तो ये सब जो है लक्षण जो है लंग कैंसर के रहते हैं। तो एक मामूली से एक्सरे करने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस आदमी को फेफड़े का कैंसर है या नहीं है। कुछ उसमें ऐसे चेंजेस होते हैं, गांठ के रूप में दिख सकता है, उसमें ओपेसिटी बोलते हैं हम लोग, उसमें ओपेसिटी दिखती है, तो एक लंग कैंसर के लिए वर्कअप एडिशनल करना ज़रूरी होता है। बट सीटी स्कैन एक ऐसी जांच है जिससे मुख्यतः तौर से लंग कैंसर के अंदेशे को काफ़ी हद तक क्लियर किया जा सकता है। और सीटी स्कैन कराना अगर एक्सरे पे कोई भी मतलब लग रहा है किसी बंदे को कि डॉक्टर को लग रहा है कि इसमें कैंसर का हो सकता है, तो उसको सीटी अवश्य कराना चाहिए और मरीज को भी इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी सीटी स्कैन करा के बीमारी का पता लगाना चाहिए। अगर सीटी स्कैन में बीमारी दिख रही है तो इसमें जो है बायोप्सी होती है, जिससे कैंसर किस प्रकार का है और कैंसर की पुष्टि होती है, जिसके आधार पर आगे का इलाज डिसाइड होता है। तो जब सीटी स्कैन हो जाता है, कई लोग सीटी स्कैन कराते हैं, कई बार मेटास्टैटिक वर्कअप जिसमें कई पूरे शरीर की जांच के लिए पेट स्कैन भी कराया जाता है। तो दोनों चीज़ें कराई जा सकती हैं और इसके बाद इसको टिश्यू डायग्नोसिस जैसे बायोप्सी या FNAC से प्रूव किया जाता है कि हाँ वाकई इसको कैंसर है। और इन सब चीज़ों को मिश्रण करके सबको मिलाने के बाद एक स्टेज मरीज की डिसाइड होती है कि वो पहली स्टेज में है या दूसरी स्टेज में है या चौथी स्टेज में है। तो
सिर्फ जब गांठ फेफड़े में होती है और कहीं इधर उधर नहीं फैली है, कोई गिल्टियाँ नहीं दी है, कोई नोड नहीं है, तो उसको स्टेज 1 बोला जाता है। जब गिल्टियाँ आ गई हैं जो कि ब्रोंकस के आसपास ही हैं सिर्फ, तो वो स्टेज 2 करा दिया जाता है। जब सेंट्रल कंपार्टमेंट में नोड आ गई हैं तो उसको स्टेज 3 बोला जाता है। और जब शरीर में फैल गया है कैंसर तो उसको स्टेज 4 बोला जाता है। तो स्टेज वाइज ट्रीटमेंट जो है वो उपलब्ध है। जैसे कि स्टेज पता पड़ गई है, स्टेज 1 में मुख्यतः जो है सर्जरी किया जाता है जिससे कि मरीज ठीक हो जाता है लंबे समय के लिए। स्टेज 2 में भी सर्जरी किया जाता है, बट साथ में जो है कीमोथेरेपी जोड़ दी जाती है। रेडियोथेरेपी का कोई रोल नहीं होता है स्टेज 1 और 2 में, अनलेस अनटिल की सर्जरी प्रॉपर्ली कर दी गई है। स्टेज 3 कैंसर में जो है मुख्यतः तौर पे जब मरीज कई बार उसमें दवा दे के ऑपरेशन लायक बनाया जाता है, या कई बार ऑपरेशन लायक नहीं होता है तो सीधा उसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लगा के उसको ट्रीट किया जाता है लंबे समय के लिए। और स्टेज 4 के लिए सिर्फ दवा द्वारा इसका इलाज होता है। जैसे कि कुछ कैंसर में कीमोथेरेपी चलती है, किसी में टारगेटेड ट्रीटमेंट रहता है, और अभी इवॉल्विंग ट्रीटमेंट है इम्यूनोथेरेपी, जो कि लंग कैंसर में बहुत ही बिग वे में एंटर कर गया है और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो जैसे कि अब जैसे स्क्वामस सेल कैंसर है, एडिनो, फीमेल्स में यूजली एडिनोकार्सिनोमा होता है जिसमें कि दवाइयाँ ज़्यादा काम करती हैं, गोली की फॉर्म में दवाइयाँ आती हैं। उनमें कुछ मॉलिकुलर स्टडीज़ कराई जाती हैं जिसके आधार पे जो है क्या दवा देनी है डिसाइड होता है, जिसमें मॉलिकुलर टेस्ट पॉजिटिव आता है, ड्राइवर म्यूटेशन पॉजिटिव होती हैं, उनको गोली द्वारा इलाज किया जाता है। और बहुत अच्छा कारगर गोलियां हैं, जो कि मानिए कि आज से पहले जब ये गोलियां उपलब्ध नहीं थी तब मीडियन सर्वाइवल स्टेज 4 कैंसर का मुश्किल से 1 से सवा साल आता था, जो कि आज की डेट में 4 से 5 साल भी आदमी फैले हुए कैंसर में भी जी सकता है। और एक और चीज़ है इसमें कि इवॉल्विंग ट्रीटमेंट, लोगों को बहुत सवाल रहता है कि इम्यूनोथेरेपी क्या चीज़ है। ये होता है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा के कैंसर को किल करना। तो इसमें बॉडी के अपने ही डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कैंसर को मार रहे होते हैं। तो ये लंग कैंसर में सबसे ज़्यादा अप्रूवल्स हैं फॉर इम्यूनोथेरेपी, और सबसे कारगर इलाज जिनका PD-L1 एक ये टेस्ट होता है, PD-L1 जिसको बोलते हैं, इसको अगर कराया गया है और ये पॉजिटिव है, अब तो जिनमें नेगेटिव भी है उसमें भी अच्छा रोल आ रहा है और असर आ रहा है, बट जिनका पॉजिटिव है उनको ये दवा बहुत ही कारगर होती है। बस ये दवाएं बहुत महंगी होती हैं, बट इनका इफेक्ट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी की दवाएं इंडिया में अभी बनती नहीं है, सब बाहर से आती हैं। बट हाँ, जिनका PD-L1 पॉजिटिव है और ड्राइवर म्यूटेशन नेगेटिव है, वो लोग कैंडिडेट होते हैं इस इलाज के लिए। और इम्यूनोथेरेपी से जो है पूरा इसका इलाज का लैंडस्केप बदल चुका है, और स्टेज 4 कैंसर में भी अच्छा इलाज आज की डेट में उपलब्ध है, जिससे कि मरीज लंबा समय काट सकता है। जहाँ तक रहा फीमेल्स में, तो फीमेल्स में जो है ड्राइवर म्यूटेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, खास तौर से मान लीजिए एशियन फीमेल्स या इंडिया कह लीजिए उसमें, और फीमेल जो पॉपुलेशन है उसमें ड्राइवर म्यूटेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। उनमें जो है गोली द्वारा, सिर्फ ओरल टैबलेट द्वारा इसका इलाज लंबे समय के लिए किया जा सकता है, और मरीज को सिर्फ रोज की एक गोली खानी होती है। गोली में बहुत सारे एवोल्यूशन है, सस्ती दवाएं भी उपलब्ध हैं, कुछ नई दवाएं हैं वो भी उपलब्ध है विद मार्जिनल डिफरेंस। तो अगर गरीब जनता के लिए इलोटिनिब नाम की एक दवा आती है, मात्र 2000 रुपये महीने की थेरेपी में काम हो जाता है उसका। और भी बहुत महंगी दवाएं भी आती हैं, सस्ती दवाएं भी आती हैं। ऑब्वियसली जो महंगी होगी थोड़ा ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स या एफिकेसी प्रोफाइल में फ़र्क होता है, बट ऐसा नहीं, एक इलाज उपलब्ध है और निसंकोच कराया जा सकता है, डरने की ज़रूरत नहीं है इस कैंसर से। और जब भी कोई दिक्कत हो, जैसे लंबे समय की खांसी बनी हुई है, या फिर सांस फूल रहा है, या खांसी में खून आ रहा है, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और इस लंग कैंसर डे पे मेरा यही सबसे ये है कि धूम्रपान की आदत को छोड़ें और अपने साथ वालों को प्रेरित करें कि इस आदत से निजात पाएं, और पर्यावरण को अच्छा रखें, खूब पेड़ लगाएं जिससे कि पॉल्यूशन की दर में कमी आए और ये लंग कैंसर से छुटकारा मिल सके।